1687 की शुरुआत हुई गोलकुंडा कुतुबशाही पर मुगलों के हमले से। हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जहां के पिता शहाबुद्दीन खान ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया, जो तब बाघनगर या भागनगर भी कहलाता था। इसके बाद निजाम आसफ जहां के दादा आबिद खान ने गोलकुंडा के किले पर हमला किया, लेकिन जवाबी गोलाबारी में घायल होकर उनकी जान चली गई। तो निजाम का हैदराबाद से जज्बाती रिश्ता स्वाभाविक था। मौका देखकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुतुबशाही के प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया। हथियारों की विविधता के मामले में कुतुबशाही बेजोड़ थी। अग्निबाण, जंबर्क जैसे उस जमाने के आधुनिक हथियार कुतुबशाही के पास इफरात में थे, लेकिन उनके दो आधार स्तंभ, दो ब्राह्मण भाई अकन्ना और मदन्ना की 1685 अथवा मार्च 1686 में हत्या हो चुकी थी। कुतुबशाही का सबसे अनुभवी सेनापति, बल्कि उनका सबसे प्रमुख सेनापति शेख निजाम दख्खनी, जिसे आप संभाजी महाराज को बंदी बनाने वाले मुकर्रब खान के नाम से बेहतर जानते हैं, वो पाला बदलकर मुगलों से जा मिला। फिर भी गोलकुंडा जीतने में मुगलों को अच्छी खासी समस्या आ रही थी। तभी फरवरी में शहाबुद्दीन खान ने कुतुब शाह और शाह आलम मुअज्जम के बीच एक समझौते की साजिश को बेनकाब किया। शाह आलम पर संभाजी महाराज के साथ समझौते का भी शुबहा था, तो शाह आलम को 8 साल के लिए नजरबंद कर लिया गया। इसे संयोग ही कहिए कि लगभग इसी दौरान फरवरी 1687 में सुल्तान अकबर ने भारत को अलविदा कह दिया और ईरान के उन्हीं सफवियों के यहाँ शरण ली, जिन्होंने तकरीबन 150 साल पहले इन दूसरे अकबर के पूर्वज पहले अकबर के पिता हुमायूं को शरण दी थी। अकबर के जाते ही दुर्गादास जी अकबर के बेटे बेटी को लेकर वापस जोधपुर चले गए। हालांकि जोधपुर लौटकर भी उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संग्राम जारी रखा और उत्तर भारत में सम्राट औरंगजेब और मुगल वजीर के भी न होने से उनके हमले मुगलों को ज्यादा मुश्किल पड़ रहे थे। लेकिन दक्षिण में संभाजी महाराज राजनैतिक तौर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा भ्रामक सूचना सुल्तान अकबर के बारे में ही मिलती है। उनके गुजरात अभियान को लेकर तो इतने मतभेद हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो गुजरात गए ही नहीं और कुछ कहते हैं कि वो वहां से लौटे ही नहीं। कुछ का कहना है कि वो साल भर गोवा में रहे, लेकिन उनके पत्राचार से ऐसा लगता है कि वो स्वराज्य में भटकते ही रहे। यहाँ तक कि कुछ स्रोत उनके भारत से जाने का समय सितंबर 1686 बताते हैं। फरवरी में बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान ने अंग्रेजों को सूता नटी से भी खदेड़ दिया, तो अंग्रेज बेड़े के कमांडर जॉब चरनॉक ने पीछे हटते हटते तन्ना के किले पर और हिजली द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसे अंग्रेजी दस्तावेजों में इंजली कहा गया है। इसके बाद अंग्रेजों ने खींचकर उड़ीसा के बलासूर बंदरगाह पर गोलाबारी कर दी। उधर गोलकुंडा को घेरे बैठे मुगल खेमे में भुखमरी और महामारी का आलम था। पिछले साल कुतुबशाही में अकाल पड़ा था, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन गोलकुंडा मराठों के छापों की पहुंच से बहुत दूर था। संभाजी महाराज ने जो मानको जी के नेतृत्व में सेना भेजी थी, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में कुतुबशाही की मदद के लिए, उसकी मार्च-अप्रैल 1687 में मुगलों से संगोला के पास एक जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें मुगलों ने इस मराठा सेना को हरा दिया और उसके सेनापति मानको जी को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें औरंगजेब ने मनसबदार बना लिया। पिछले साल संभाजी महाराज ने जो सिरा और बंगलौर को बचाने के लिए सेना भेजी थी, उसके साथ एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। उसके दो प्रमुख सेनापति थे, संताजी घोरपड़े और केशव पिंगले। लेकिन पिंगले और जिंजी के प्रांतपाल हरजी महाडिक के बीच अनबन हो गई और इस सेना की प्रगति रुक गई। जब तक आपस में समझौता हुआ और फिर ये सेना जुलाई तक बंगलौर पहुंची, तब तक एकोजी बंगलौर मुगलों को बेच चुके थे और मुगलों ने बंगलौर को मैसूर के महाराजा चिक्कदेवराज को बेच दिया। अब यहाँ अलग अलग दावे सामने आते हैं, जिनमें मैसूर के शाही इतिहासकारों का कहना है कि चिक्कदेवराज ने जिंजी के प्रांतपाल हरजी महाडिक की मदद से बंगलौर मुगलों से छीन लिया। हालांकि सबसे प्रबल संभावना इस बात की है कि एकोजी ने बंगलौर उसको बेचने की बात की जो सबसे ज्यादा पैसे दे, तो मुगल सेनापति कासिम खान ने इसको खरीद लिया और उसे आगे चिक्कदेवराज को बेच दिया। जो भी हो, पर पहले बंगलौर पर अधिकार किया कासिम खान ने और फिर यह मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया और इस तरह से बंगलौर का लगभग 50 साल का मराठा राज खत्म हुआ, जिसकी शुरुआत 1639 में शाहजी राजे भोसले ने की थी केम्पेगौड़ा से बंगलौर जीतकर। मराठों के कार्नाटिक के बहुत सारे गढ़ मुगलों के हाथ लग गए, जिनमें से एक था सिरा, और इन्हें मिलाकर एक और नया सूबा बना सिरा। इसी के आसपास एकोजी की भी मृत्यु हो गई।
गोलकुंडा की मजबूत दीवारों पर मुगलों के तोपों के गोलों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो सुरंगें बनाई जाने लगी। किले की दीवारों और बुर्ज से टिकाने के लिए लकड़ी के तख्ते बनाए जाने लगे। सितंबर 1687 में गोलकुंडा का भी पतन हुआ, लेकिन तोपों की गोलाबारी से नहीं, गद्दारी से। इस तरह से यह आखिरी दक्खनी सल्तनत भी समाप्त हो गई। सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को दौलताबाद के किले में कैद करके रखा गया, जहां इनकी 1699 में मृत्यु हुई। इन्हें एक विचित्र कारण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हें प्यार से तानी शाह कहा जाता था, जिसका मतलब होता है महान राजा, आदर्श राजा, या ताना शाह, जिसका मतलब था छोटा राजा। लेकिन मुगलों ने ताना शाह को एक बहुत ही नकारात्मक मतलब देकर उर्दू शब्दकोश में शामिल कर लिया, जहां आज भी ताना शाह का मतलब है एक दमनकारी अधिनायक, अंग्रेजी में डिक्टेटर। तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब असल में ताना शाह से मिले थे। गोलकुंडा सल्तनत के किलों से मुगलों को न केवल बेशुमार खजाना और गोला बारूद मिला, बल्कि सबसे जरूरी अन्न भंडार भी उन्हें मिल गया। गोलकुंडा के पतन के तुरंत बाद सम्राट औरंगजेब ने एक फौज उत्तरी सरकार के तटवर्ती क्षेत्र पर कब्जा करने भेज दी और दूसरी फौज मराठों के दक्षिण के मुख्यालय जिंजी की तरफ। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल के उपजाऊ मैदान हाथ में आ जाने के बाद अब मुगलों के पास अन्न की कोई कमी नहीं रह गई थी। इसकी वजह से मुगलों की उत्तर से आने वाली रसद पर निर्भरता काफी कम हो गई। इसलिए अब बरार, खानदेश और मराठवाड़ा में मराठों के छापों का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया था। अब गोलकुंडा के बाद मुगलों के पास एक ही निशाना बच गया था, और वो था हिंदवी स्वराज्य। अंग्रेजों की तो वैसे भी जमीन पर कोई हैसियत थी नहीं, और समुद्र में भी वो केवल भटक ही रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अब औरंगजेब ने उनकी फैक्ट्रियों पर छापा मारने के लिए शाही फरमान जारी कर दिया। तो सितंबर 1687 में मुगलों के हिंदवी स्वराज्य पर नए संसाधनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमले शुरू हो गए। इसमें सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ सातारा क्षेत्र में। इसी कड़ी में दिसंबर 1687 में वाई में एक घमासान युद्ध हुआ। बीजापुर से मुगलों के पाले में आए सरजा खान बीजापुरी और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते के बीच ये युद्ध मराठे जीत गए और उन्हें काफी खजाना भी मिला, लेकिन जो उन्होंने गंवाया वो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते, इन्हीं की बेटी ताराबाई ने तब से 13 साल बाद मुगलों के दांत खट्टे किए। हम्बीर राव के जाने से संभाजी महाराज का एक बाजू कट गया और इसी साल बहिर्जी नाइक की भी मृत्यु हो गई थी, जो कि मराठा गुप्तचर विभाग की आत्मा थे, उसके प्राण थे। एक के बाद एक मराठा किलेदार और सामंत मनसबदारी के लालच में छत्रपति संभाजी महाराज का पाला छोड़कर मुगल सम्राट औरंगजेब के पाले में जाने लगे, और इसी लहर में सालहेर का मजबूत किला भी मुगलों के हाथ लग गया। अब संभाजी महाराज सोचने लगे कि काश अगर जंजीरा पर इतना समय न दिया होता, और काश अगर दुर्गादास जी और सुल्तान अकबर से तभी मिल लेते जब वे महाराष्ट्र आए थे, तो शायद इस संग्राम के लिए बेहतर तैयारी हो सकती थी।